2 लाख फुटबॉल ग्राउंड्स। इमेजिन कीजिए इतना बड़ा एरिया जम्मू कश्मीर राज्य में इलीगली ऑक्यूपाइड है लोगों के द्वारा, जिसमें बहुत सारे अलग अलग पॉलिटिशियंस हैं, देर आर मैनी ब्यूरोक्रेट्स एज वेल। और इन सभी प्रॉपर्टीज को अब डेमोलिश किया जा रहा है पिछले 1 महीने से, ताकि ये सरकारी संपत्ति फिर से सरकार के द्वारा जनता के उपयोग में लाई जा सके। और एक नया रूल भी आ रहा है जम्मू कश्मीर राज्य में कि प्रॉपर्टी टैक्स अब लोगों को वहां पर देना होगा, जो अभी तक एग्जेम्प्टेड था। तो ये एग्जेम्प्ट क्यों था, किस तरह से ये लाया जा रहा है और डेमोलिशन ड्राइव के पीछे क्या रीजंस हैं, उसका क्या हिस्ट्री रहा है, इन्हीं सब पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। पॉलिटी और गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर प्रशासन ने यह घोषणा करी है कि वो 1 अप्रैल 2023 से जम्मू कश्मीर के सिटी लिमिट्स में जो भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं, म्यूनिसिपल लिमिट्स में आने वाले घर हैं, उनसे प्रॉपर्टी टैक्स वसूलेगा ऑन रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टीज बोथ। तो ये घोषणा अभी हुई है 21 फरवरी को, और 1 अप्रैल से ये टैक्स लागू हो जाएगा। पिछले 3 सालों में जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में इस तरह के बहुत सारे चेंजेस आए हैं आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A। अब आगे बढ़ने से पहले आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि पाथफाइंडर को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सब्सक्रिप्शन से हमारा मनोबल बढ़ता है। अभी भी आधे व्यूअर्स बिना सब्सक्राइब किए हमारे चैनल को देखते हैं। अगर आपको मेरे लेक्चर्स की अपडेट्स और पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल पर मुझसे जुड़ सकते हैं। और अनअकैडमी ऐप पर मैं और पाथफाइंडर के अन्य एजुकेटर्स आपके लिए एक क्रैश कोर्स लेकर आ रहे हैं। ये क्रैश कोर्स आपको प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस कवर करवाएगा, और इसका प्राइस अभी केवल 5599 है टिल 28 फरवरी। तो इसको अवेल कीजिए। इसकी ज़्यादा डिटेल्स आपको लेक्चर के अंत में मिलेगी। तो देखिए, जम्मू कश्मीर राज्य का गठन कैसे हुआ था, शायद आपको इसकी हिस्ट्री पता हो। ब्रीफली मैं यहां पर बता देता हूं। देखिए, 1840s में जब एंग्लो सिख वॉर समाप्त होता है, उसके बाद में डोगरा डायनेस्टी के कंट्रोल में जम्मू कश्मीर राज्य आया, और पूरा सिख एम्पायर जब डिसइंटीग्रेट हुआ, उसमें काफी बड़ा चंक ये जम्मू कश्मीर राज्य के रूप में निकल कर आता है। एरिया वाइज दिस वाज द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम पीरियड। अब ये कैसे बना, इसकी डिटेल हिस्ट्री आपको मेरे मॉडर्न हिस्ट्री के इस लेक्चर नंबर 11 में मिल जाएगी। आप इसको प्लेलिस्ट में सर्च करके देख सकते हैं। तो 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, उस समय कश्मीर रियासत काफ़ी बड़ी थी, और जैसा कि आपको मालूम होगा कि ब्रिटिशर्स ने ये छूट दी थी कि अगर कोई इंडिपेंडेंट बनना चाहे तो रह सकता है। तो भारत में कश्मीर के राजा हरी सिंह को ऐसा लगता था कि मैं भी यूरोप में स्विट्जरलैंड की तरह इंडिपेंडेंट रहूंगा। तो यहाँ स्विट्जरलैंड वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, इन सभी फ्रैंको प्रशियन वॉर्स, इन सभी लड़ाइयों में इंडिपेंडेंट रहा था। तो इनका ऐसा अनुमान था कि जैसे फ्रांस और जर्मनी आपस में दुश्मन रहे थे कई सालों से, वैसे ही शायद भारत पाकिस्तान अगर दुश्मन रहते हैं तो भी मैं उनके बीच में एक अपनी इंडिपेंडेंट रियासत चला लूंगा, जस्ट लाइक स्विट्जरलैंड। सो ही वांटेड टू बी न्यूट्रल। लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप की सच्चाइयां, रियलिटी कुछ और थी, और ये पॉसिबल नहीं था। इनके इन सपनों पर पाकिस्तान ने 2 महीने में पानी फेर दिया, जब वहां से एक हमला होता है ट्राइबल्स के द्वारा, और इस हमले के अंदर कश्मीर पर कब्जा जमाने की कोशिश होती है। इंडियन आर्मी भेजी जाती है यहाँ पर। इससे पहले इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन होता है, एंड इंडियन आर्मी बीट्स बैक द पाकिस्तानी ट्राइबल फोर्सेस एंड लेटर ऑन द पाकिस्तानी आर्मी टिल द प्रेजेंट डे LOC। इसी बीच भारत आजाद होने के बाद अपना संविधान लिख रहा था। उस दौरान जम्मू कश्मीर की अपनी एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। भारत सरकार ने वैसे ही ऑप्शन सभी प्रिंसली स्टेट को दिया था कि आपको बनानी है तो बना लो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फिर आप हमें फीडबैक दे देना कि क्या फीडबैक्स आपके हमारे भारत के संविधान में जोड़े जाएं। लेकिन ज्यादातर रियासतों ने ऐसी कोई असेंबली नहीं बनाई, जम्मू कश्मीर ने बनाई थी। जम्मू कश्मीर मेड इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और उसने ये रेकमेंड किया कि भारत के संविधान के केवल वो प्रावधान जम्मू कश्मीर में लागू होने चाहिए जो ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में मेंशन्ड है। इसके अलावा जितने भी लोकल कानून है जम्मू कश्मीर के, वो कश्मीर की असेंबली यानी कि वहां की जो फ्यूचर विधानसभा है वो बनाएगी। तो इसी को आश्वस्त करते हुए आर्टिकल 370 भारत के संविधान में ऐड किया जाता है, और आर्टिकल 370 पार्ट 21 में जोड़ा गया था एज टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन। तो ये तब तक के लिए था जब तक कश्मीर का मुद्दा सॉल्व नहीं हो जाता, इसीलिए इसको ट्रांजिशनल और टेम्पररी कहा गया था। और ये स्पेशल प्रावधान जम्मू कश्मीर की असेंबली को दे देता है कि जम्मू कश्मीर की स्टेट जो चाहे कानून अपने खुद के नागरिकों के लिए बना सकती है। तो जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डिसाइड किया कि वो ज्यादातर मामलों में अपना संविधान या अपना कानून फॉलो करेगी। उसी में प्रॉपर्टी भी आता है। तो 1954 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से आर्टिकल 35A कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया, और ये आर्टिकल 35A स्पेसिफिकली जम्मू कश्मीर के लेजिस्लेचर को ये पावर देता है कि अपने राज्य में किसको नागरिक मानना है, कौन परमानेंट रेजिडेंट माना जाएगा जम्मू कश्मीर का, ये डिसाइड करने का पावर स्टेट असेंबली का है। ना कि भारत सरकार के जो सिटीजनशिप के कानून है उसके अनुसार, बल्कि स्टेट अपना खुद का लॉ बना सकती है कि कौन हमारा परमानेंट रेजिडेंट है, कौन प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है, कौन यहां सेटल हो सकता है, किसे यहां नौकरियों में तवज्जो दी जा सकती है। तो ये सारे अधिकार इस आर्टिकल 35A के बाद मिलते हैं।
तो स्टेट ने स्पेशल प्रिविलेजेस दिए अपने परमानेंट रेजिडेंट्स को कि आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार होगा, बाहरी लोगों को नहीं होगा। एजुकेशन में, गवर्नमेंट जॉब्स में केवल लोकल लोगों को सरकारी नौकरियां अवेलेबल होगी या फिर एजुकेशन के लिए सरकार खर्चा करेगी। ये प्रिविलेजेस दूसरों के लिए अनअवेलेबल थे। इसीलिए इतने सालों से जम्मू कश्मीर में कोई बाहरी व्यक्ति जाकर ना तो प्रॉपर्टी खरीद सकता है, ना कोई बहुत बड़ा बिजनेस वगैरह आप सेटअप करना चाहें तो कमर्शियल प्रॉपर्टीज भी आप नहीं खरीद सकते अंटिल अनलेस द गवर्नमेंट अप्रूव्स इट। और ऐसा नियम केवल कश्मीर में नहीं है, भारत के कई अन्य पहाड़ी राज्यों में, ट्राइबल एरियाज में भी इस तरह के रूल्स हैं, बट कश्मीर में ये स्टेट वाइड रूल था। एंड बिकॉज ऑफ दिस इंडियन रेजिडेंट्स कुड नॉट बाय प्रॉपर्टी और बिकम परमानेंट रेजिडेंट्स इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ओके, 2019 में जम्मू कश्मीर का नक्शा बदलता है, आपको मालूम ही होगा। राज्य के दर्जे से हटाकर यूनियन टेरिटरी बनाया गया, 2 यूनियन टेरिटरी, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। इसके बाद प्रॉपर्टी खरीद को लेकर जो कानून था वो भी बदला गया। तो यूनियन होम मिनिस्ट्री, जो फिलहाल यूनियन टेरिटरी के लिए कानून बनाने का काम कर रही है, उसने ये कानून बनाया कि डोमिसाइल ना होने के बावजूद, यानी अगर आप कश्मीर के रेजिडेंट नहीं है तो भी आप कश्मीर में जाकर जमीन खरीद सकते हैं। हालांकि उसमें एग्रीकल्चरल लैंड अलाउड नहीं है, तो खेती की जमीन नहीं खरीद सकते, लेकिन रेजिडेंशियल प्लॉट्स आप ले सकते हैं, घर बना सकते हैं। ये कानून वहां पर अब मौजूद है। तो बिना परमानेंट रेजिडेंट हुए, ये प्री कंडीशन थी पहले, इस प्री कंडीशन को अब हटा दिया है। बिना रेजिडेंट हुए भी आप वहां पर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स या रेजिडेंशियल प्लॉट खरीद सकते हैं। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार ने काफ़ी कोशिश करी है कि इंडस्ट्रीज भी वहाँ पर एस्टैब्लिश हों इन बोथ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। लेकिन इसका लोकल पॉलिटिकल पार्टीज और लोकल लोगों ने विरोध किया, क्योंकि उनका मानना है कि लैंड ओनरशिप के लॉज को चेंज नहीं करना चाहिए। बाहरी व्यक्ति अगर आता है तो पॉपुलेशन इम्बैलेंस होगा। कश्मीर एक पहले सेंसिटिव एरिया है, दूसरा पहाड़ी क्षेत्र है, तो इसीलिए वहाँ पर जो लोकल लोगों की आबादी है, अगर उसका मिक्सचर चेंज हो जाता है तो वहाँ की पॉलिटिक्स, वहाँ का फ्यूचर, वहाँ का कल्चर, काफ़ी कुछ चेंज हो सकता है। तो इसीलिए लैंड ओनरशिप के कानूनों में बदलाव नहीं होना चाहिए। अब रिसेंटली 2022 या 23 की बात करें तो जम्मू कश्मीर में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, उन्होंने, अब तो चेंज हो चुके हैं, तो उन्होंने एक एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के लिए आदेश दिए। आदेश ये पारित किया गया जनवरी 2023 में कि 1 महीने के अंदर जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं उनको हटाया जाए, उनको तोड़ा जाए। और ये आदेश 1 महीने का समय देता है सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को और डिविजनल कमिश्नर्स को। तो उसके बाद जनवरी के महीने में और फरवरी के पहले हफ्ते में कश्मीर में बड़े स्तर पर एक डेमोलिशन ड्राइव चलाई जाती है, जिसमें कई बिल्डिंग्स, कई घरों को, बहुत सारी प्रॉपर्टीज को तोड़ा गया। जम्मू कश्मीर प्रशासन का मानना है कि इस डेमोलिशन ड्राइव से लगभग 15 लाख कनाल जमीन ऑक्यूपाइड है लोगों के द्वारा इलीगली, वो खाली करवाई जाएगी। कनाल होता है अप्रोक्सीमेटली 43,000 स्क्वायर फीट, तो 1 एकड़ के बराबर होता है कनाल। लोकली कनाल ज़मीन का एक मेजरमेंट का यूनिट है, कश्मीर, पंजाब एटसेट्रा में चलता है। तो ये एरिया हो जाएगा लगभग 2 लाख फुटबॉल ग्राउंड जितना। इसीलिए मैंने आपको पहले कहा था 2 लाख फुटबॉल ग्राउंड जितना एरिया खाली करवाया जाएगा। ये टारगेट है और इतना अनुमान है जम्मू कश्मीर प्रशासन का। तो ये ज़मीन घचराई ज़मीन कही जाती है। तो घचराई या ग्रेजिंग लैंड होता है। पहले गाँव में कॉमन ज़मीन होती थी जहाँ सभी के भेड़, बकरी, गाय, भैंस ये जाते थे, ग्रेजिंग करते थे। तो वो कॉमन जमीन धीरे धीरे लोगों ने ऑक्यूपाई करनी शुरू कर दी, नॉट जस्ट इन जम्मू कश्मीर बट इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री ऑल्सो। ये काफ़ी कॉमन समस्या है भारत में कि लोग गाँव की कॉमन जमीनों के ऊपर कब्जा करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये समस्या बहुत बड़ी है और प्रॉब्लम ये हुई कि ये कब्जा ज़्यादातर बड़े बड़े नेताओं ने, ब्यूरोक्रेट्स ने कर रखा है। तो अभी जो डेमोलिशन ड्राइव है उसमें कई पूर्व मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों की प्रॉपर्टी टूट रही है। फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो बीजेपी के थे उनकी भी प्रॉपर्टी जा रही है। लोकल पार्टीज जैसे पीडीपी और नेशनल फ्रंट, इनके नेताओं की प्रॉपर्टीज तोड़ी जा रही हैं। कई सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स, रिटायर्ड स्टेट पीसीएस ऑफिसर्स, उनके प्रॉपर्टीज को तोड़ा जा रहा है। ये सब एनक्रोचमेंट करके बैठे थे। तो गरीब आदमी तो एनक्रोचमेंट कहीं कहीं पर कर ही रहा है, साथ में बड़े बड़े लोग भी एनक्रोचमेंट कर रहे थे। तो जब ये डेमोलिशन ड्राइव शुरू होती है तो इसमें पहले ये आरोप लगाए गए कई नेताओं के द्वारा कि सिर्फ आप ऑपोजिशन को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन फिर देखा गया कि बीजेपी के खुद के नेताओं के भी घर टूट रहे हैं कई जगह। तो इसका मतलब है कि डेमोलिशन ड्राइव तो चल रही है सभी के खिलाफ। पर इतना ज्यादा विरोध प्रदर्शन होने लगता है कि फाइनली इसमें थोड़ा सा सरकार ने अभी इसको होल्ड किया है। फ्यू डेज बैक दिस डेमोलिशन ड्राइव वाज पुट ऑन अ होल्ड, और उसका कारण ये बताया गया है कि अब डेमोलिशन ड्राइव भविष्य में 2 तरह का होगा। जो बड़े नेता हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज को डेमोलिश किया जाएगा। लेकिन जो बहुत ही गरीब व्यक्ति है, मान लो किसी की एक दुकान चल रही है उस ऑक्यूपाइड जमीन पर, तो फिर उसको नहीं तोड़ा जाएगा, वरना फिर उसकी रोजी रोटी का क्या होगा। तो मेन प्रॉब्लम यही है कि गरीबों का क्या होगा, क्योंकि अगर सारे आपने ये स्ट्रक्चर्स तोड़ दिए तो कई लोगों के घर, दुकानें, ये सब चले जाएंगे। अब ये इतना ज्यादा इलीगल ऑक्यूपेशन हुआ कैसे, इसकी भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो जम्मू कश्मीर में 2001 में एक कानून लाया गया था जिसको आमतौर पर रोशनी एक्ट कहा जाता है। इसका ऑफिशियल नाम था जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लैंड वेस्टिंग ओनरशिप टू द ऑक्यूपेंट्स एक्ट। ये बड़ा सिंपल सा कानून था। अगर आपने सरकारी जमीन पर कब्जा करके या कभी पहले कभी घर बना लिया, दुकान बना ली, तो आप अब एक पैसा दे दो सरकार को, कुछ प्रॉपर्टी टैक्स दे दो 1 टाइम, और वो जमीन ऑफिशियली आपकी, आपको उसका डॉक्यूमेंट दे देगी सरकार, एंड यू कैन लीगली ऑक्यूपाई दैट। तो ये रोशनी एक्ट 2001 में आया था। वैसे बड़ा आपको अच्छा प्रोग्रेसिव कानून लग रहा है, लेकिन इसकी काफी आलोचना हुई बिकॉज दिस गोज अगेंस्ट द लॉ ऑफ द लैंड, कि आप कानून को इस तरह से ताक पर रखकर ऑक्यूपाइड जमीनें लोगों को नहीं दे सकते जस्ट बिकॉज यू वांट टू रेज सम रेवेन्यू।
और इसमें बाद में चेंजेस भी हुए। तो पहले इसमें जो ज़मीन ऑक्यूपाई करने की डेट थी वो 1990 कट ऑफ डेट थी कि अगर किसी ने 1990 तक अपना घर बना लिया था इस तरह की सरकारी ज़मीन पर या कॉमन ज़मीन पर, तो उसको लीगली पट्टा या फिर डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। लेकिन बाद की सरकारों ने इस कट ऑफ डेट को पहले 2001 किया, फिर उसे 2008 कर दिया गया, तो 2-3 बार वो कट ऑफ डेट चेंज होती है। तो इसका मतलब तो ये है कि कानून आने के बाद भी आप कब्जा करिए और 2-4 साल बाद आपकी ज़मीन को लीगलाइज कर दिया जाएगा। सो दैट इज़ वाई दिस लॉ वॉज वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल। तो इससे पैसा जो आना था वो अल्टीमेटली सरकार कह रही थी कि हम फाइनेंस करेंगे हमारे इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स को, उससे देश में यानी कि राज्य में रोशनी आएगी, इसीलिए इसका नाम रोशनी एक्ट पड़ गया। ये कानून 2018 में रिपील कर दिया गया था। इवन व्हेन जम्मू कश्मीर वाज अ स्टेट दिस एक्ट वाज रिपील्ड। और रिपील करने के बाद कब से ये बात चल रही थी कि जो पुराने ऑक्यूपाइड ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं इनको तोड़ा जाएगा, लेकिन अभी तक तोड़ा नहीं गया था। फाइनली 5 साल बाद ये काम हो रहा है। फिर दूसरा इसमें मुद्दा है, इसी से जुड़ा हुआ है, प्रॉपर्टी टैक्स का। तो अभी तक जम्मू कश्मीर में कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लिया जाता था। वाई? बिकॉज ऑफ द स्पेशल स्टेटस। तो जम्मू कश्मीर की स्टेट असेंबली ने कहा था कि यहां पर लोगों से टैक्स नहीं लिया जाएगा, एज इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री यहां पर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं था इवन इन द म्यूनिसिपल एरियाज। लेकिन अब उसे भी चेंज किया जा रहा है। पहले भी एक बार कोशिश हुई थी, अक्टूबर 2020 में भी ये कहा गया था कि जम्मू कश्मीर म्यूनिसिपल एक्ट 2000 के तहत अब यहां पर प्रॉपर्टी टैक्स इंपोज किया जाएगा, लेकिन 2 साल पहले इसे इंपोज नहीं किया गया क्योंकि लोगों ने इसका बहुत विरोध किया था। विरोध का कारण क्या है? जनता का कहना था कि 2019 के बाद से वैसे भी इकोनॉमिक गतिविधियां ठप है, हमारे पास और कहीं से पैसा आ नहीं रहा है, ऊपर से सरकार एक नया टैक्स ले रही है, तो हम इसका विरोध करते हैं। इसी विरोध के चलते सरकार ने 2020 में कुछ समय के लिए इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया कि ठीक है अभी हम टैक्स नहीं लेंगे। लेकिन फिर से 2 साल बाद अब ये टैक्स का नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि सभी म्यूनिसिपैलिटी और म्यूनिसिपल काउंसिल्स के अंदर जम्मू कश्मीर में ये प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाएगा। और ये प्रॉपर्टी टैक्स सभी से लिया जाएगा, चाहे आप उसमें रहते हो नहीं रहते हो, यानी कि रेजिडेंशियल, कमर्शियल, हर तरह की प्रॉपर्टी को टैक्स देना होगा। हाँ, जो गुरुद्वारा, चर्च, मस्जिद, मंदिर, इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं उनको इससे एग्जेम्प्ट रखा गया है और सरकारी ऑफिसेस को भी एग्जेम्प्ट रखा गया है। उसके अलावा सभी को ये टैक्स देना पड़ेगा एंड टैक्स विल डिपेंड कि कहाँ पर कितना है। कुछ एरिया कमर्शियल में जैसे 6% होगा, रेजिडेंशियल में 5% होगा, तो दैट विल वेरी फ्रॉम सिटी टू सिटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब अगर आप प्रॉपर्टी टैक्स को देखो तो दुनिया भर में ये सरकारों के लिए जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। भारत में प्रॉपर्टी टैक्स रिलेटिवली बहुत ही कम है। आप देखिए यूके और यूएस जैसे देशों में लगभग 3% जीडीपी प्रॉपर्टी टैक्स से आती है। प्रॉपर्टी टैक्स रेट्स आर वेरी हाई इन डेवलप्ड कंट्रीज। भारत में केवल 0.2% जीडीपी का हमारा हिस्सा प्रॉपर्टी टैक्स से आ रहा है। तो भारत में प्रॉपर्टी टैक्स ज्यादातर राज्यों में प्रॉपर्ली कलेक्ट नहीं होता है। अगर सिटीज में है तो सिटी में हो रहा है, बट रूरल एरियाज में नहीं है। कई रूरल एरियाज में या फिर जो ज़्यादा डेवलप्ड स्टेट्स नहीं है वहां पर उसका कलेक्शन इतने अच्छे से नहीं है। तो भारत में जो राज्य हैं उनके लिए ये एक बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट है। आप प्रॉपर्टी टैक्स को अच्छे से कलेक्ट करना शुरू कर दो, आपके राज्य सरकार के बजट में अचानक से इजाफा हो जाएगा। तो ऑलरेडी भारत के राज्यों में डेट टू जीएसडीपी रेशियो बहुत खराब है। भारत के राज्य कर्जे में डूबे जा रहे हैं, उनके पास जीडीपी में इनकम के रेवेन्यू के सोर्सेस नहीं है। तो ये एक लो हैंगिंग फ्रूट है जो सभी सरकारों को नजर आ रहा है और जम्मू कश्मीर में भी यही हो रहा है। द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू कलेक्ट द प्रॉपर्टी टैक्स नाउ, ताकि वो अच्छा खासा पैसा इकट्ठा कर सके, रेवेन्यू इकट्ठा कर सके। लेकिन भारत जैसे गरीब देश में एक समस्या है। तो टीओआई की एक रिपोर्ट है, ये बताती है कि अगर देश में सारे इलीगल स्लम्स को तोड़ दिया जाए तो 6.5 करोड़ भारतीयों के पास रहने की कोई जगह नहीं होगी। ये सभी सीधा सड़क पर आ जाएंगे। तो भारत सरकार के सामने या राज्यों की सरकारों के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि डेवलपमेंट और टैक्सेशन को भी करना है, साथ साथ में गरीबों का भी ध्यान रखना है। भारत में बहुत गरीबी है अभी भी, डिस्पाइट अस थिंकिंग कि नहीं सभी अमीर हैं, सबके पास सारी सुविधाएं हैं। नहीं, इंडिया में अभी भी एक बहुत बड़ी आबादी है जो काफ़ी गरीब है और उसको ध्यान में रखते हुए इस तरह के कानून जब लाए जाते हैं तो रीसेटलमेंट प्रोग्राम्स प्रॉपर्ली लाए जाने जरूरी हैं। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? आपको क्या लगता है? 50-100 वर्ड्स में मुझे कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश करिए। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आप मेरे लेक्चर्स के अपडेट्स प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी 2023 के एस्पिरेंट हैं तो अगले 2 मिनट ध्यान से सुनिएगा मुझे। देखिए, क्रैश कोर्स लेकर आ रहे हैं हम, पाथफाइंडर की टीम पूरी क्रैश कोर्स ला रही है। 2 महीने में पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस यहाँ पर कवर किया जाएगा। थोड़ा स्पीड फास्ट रहेगी। सुबह 9 बजे से दिन में 3 बजे तक लगातार क्लासेस चलने वाली हैं और ये कोर्स आपको अनअकैडमी का मेन सब्सक्रिप्शन लेकर अवेल नहीं करना है। तो जैसे हमारा जो मेन सब्सक्रिप्शन है वो 40,000 50,000 के आसपास आपको प्राइसेस होती हैं उसकी, लेकिन यहाँ पर आप केवल 5,600 रुपीज़ देकर, जब आप ये महिपाल कोड लगाओगे तो आपको 5,600 का ये कॉस्ट करेगा। केवल 5600 रुपये में आपको पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस करवाया जा रहा है। 2 महीने में करवाया जा रहा है। लाइव क्लासेस हैं, कोई भी आपके डाउट्स हैं उनको सॉल्व किया जाएगा। तो ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास। कई स्टूडेंट्स मुझसे कहते हैं कि सर आपसे हिस्ट्री पढ़ना है, तो आप आइए मुझसे हिस्ट्री यहाँ पर पढ़ लीजिए लाइव क्लासेस में। एंशिएंट, मॉडर्न, मिडीवल, ये तीनों हिस्ट्री मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस यहाँ कवर होगा एंड ऑल दी अदर एजुकेटर्स, वेरोनिका मैम, निधि मैम, शुभेंद्र सर, राहुल सर, ये अपने अपने रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाले हैं। डिटेल्स आपको नीचे पिंड कमेंट में एक लिंक है, उस पर क्लिक करेंगे मिल जाएगा। लेक्चर शेड्यूल क्या है, पूरा जो उसका हमारा प्लान है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। एंड दिस इज पार्ट ऑफ द न्यू स्टोर
प्रोग्राम्स। तो अनअकैडमी स्टोर पर हमने छोटे छोटे कोर्सेज लॉन्च किए हैं, जैसे किसी को सी सैट का कोर्स चाहिए तो दे कैन जस्ट गो फॉर द सी सैट कोर्स। ओके, और इन प्राइसेस में आपको अभी 20 to 30% डिस्काउंट मिलेगा इफ यू आर यूजिंग द कोड महिपाल। अगर आप पूरे साल प्रॉपरली कॉम्प्रिहेंसिव बैच में भी तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। दैट कोर्स इज फॉर 50,000 अभी 28 फरवरी तक, उसमें भी बहुत भारी डिस्काउंट्स हैं। यू विल गेट अप टू 30% डिस्काउंट और 6 महीने का एक्सटेंशन भी मिल रहा है। याद रखना 6 मंथ एडिशनल ओनली फॉर 50,000, जिसमें जीएस और ऑप्शनल दोनों की तैयारी है, टेस्ट सीरीज भी शामिल है। तो इतना सब कुछ आपको कहीं पर इंडिया में नहीं मिलता अपार्ट फ्रॉम अनअकैडमी। एवरी वीक वी हैव न्यू बैचेस स्टार्टिंग, सो मेक श्योर यू यूज दिस अपॉर्चुनिटी। कोई भी डाउट है तो आप इस फोन नंबर पर मेरे काउंसलर को कॉल करिए, कहिए कि महिपाल सर का लेक्चर देखकर कॉल कर रहा हूं, आपको पूरी जानकारी वो बता देंगे। सभी कोर्सेज ईएमआई पर उपलब्ध हैं। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज पर भी अभी बहुत अच्छे डिस्काउंट्स चल रहे हैं, इनका फायदा उठाइए। ऑफलाइन सेंटर हमारे चालू हो चुके हैं, इनमें आप ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो वहां पर दिल्ली में इसे अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।